बात उन दिनों की है जब मिस जोशी बम्बई सभ्य समाज का बड़ा नाम थी। वह एक छोटी सी कन्या पाठशाला की अध्यापिका थी, पर उसका ठाट बाट, मान सम्मान बड़ी बड़ी धन रानियों को भी लज्जित करता था। वह एक बड़े महल में रहती थी, जो किसी जमाने में सतारा के महाराज का निवास स्थान था। वहाँ सारे दिन नगर के रईसों, राजों, राजकर्मचारियों का तांता लगा रहता था। किसी को अपने या अपने रिश्तेदार के लिए कोई अच्छा ओहदा दिलाने की धुन थी तो वह मिस जोशी की आराधना करता था। सरकारी इमारतों के ठेके, नमक, शराब, अफीम आदि सरकारी चीजों के ठेके, लोहे लकड़ी, कलपुर्जे आदि के ठेके सब मिस जोशी ही के हाथों में थे। जो कुछ करती थी वही करती थी, जो कुछ होता था उसी के हाथों होता था। जिस वक्त वह अपनी अरबी घोड़ों पर सैर करने निकलती तो रईसों की सवारियां आप ही आप रास्ते से हट जाती थी। बड़े दुकानदार खड़े होकर सलाम करने लगते थे। वह सिर्फ रूपवती ही नहीं, पढ़ी लिखी, बोलचाल में निपुण, गाने में निपुण, हंसती तो अनोखी छवि से, बोलती तो निराली घटा से। लेकिन मिस जोशी को सम्मान केवल उनके गुणों के कारण नहीं मिलता था, क्योंकि बम्बई जैसे शहर में उनसे रूपवती, उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी औरतें भी थीं। इसलिए मिस जोशी की प्रतिष्ठा, शक्ति और कीर्ति का कुछ और ही रहस्य था। सारा नगर ही नहीं, सारे प्रांत का बच्चा बच्चा जानता था कि बम्बई के गवर्नर मिस्टर जौहरी मिस जोशी के बिना दामों के गुलाम है। मिस जोशी की आंखों का इशारा उनके लिए नादिरशाही हुक्म है। वह थिएटरों में, दावतों में, जलसों में मिस जोशी के साथ साए की भांति रहते थे। और कभी कभी उनकी कार रात के सन्नाटे में मिस जोशी के मकान से निकलती हुई लोगों को दिखाई देती थी। इस प्रेम में वासना की मात्रा अधिक है या भक्ति की, यह कोई नहीं जानता। लेकिन मिस्टर जौहरी विवाहित है और मिस जोशी विधवा, इसलिए बहुत लोग उनके प्रेम को कलुषित करते हैं। बम्बई की सरकार ने अनाज पर कर लगा दिया था और जनता की ओर से उसका विरोध करने के लिए एक विराट सभा हो रही थी। सभी नगरों से प्रजा के प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित होने के लिए हजारों की संख्या में आए थे। मिस जोशी के विशाल भवन के सामने चौड़े मैदान में हरी भरी घास पर बम्बई की जनता अपनी फरियाद सुनाने के लिए जमा थी। अभी तक सभापति नहीं आए थे, इसलिए लोग बैठे गपशप कर रहे थे। कोई कर्मचारी पर आक्षेप करता था, कोई देश की स्थिति पर, कोई अपनी दीनता पर। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारा जरूरत से ज्यादा सीधापन हमें अधिकारियों के हाथों का खिलौना बनाए हुए है। वे जानते हैं कि इन्हें जितना दबाते जाओ उतना दबते जाएंगे, सिर नहीं उठा सकते। उधर सरकार ने भी उपद्रव होने के संदेह में पुलिस बुला ली थी। उस मैदान के चारों कोनों पर सिपाहियों के दल डेरा डाले पड़े थे। उनके अफसर हाथ में हंटर लिए हुए थे। वे जनता के बीच में इस तरह वह घोड़े पर सवार थे मानो साफ मैदान हो। मिस जोशी का घर बिल्कुल उस मैदान के सामने था, इसलिए उनके घर के ऊंचे बरामदे में नगर के सभी बड़े बड़े रईस और राज्याधिकारी तमाशा देखने के लिए बैठे हुए थे। मिस जोशी मेहमानों का आदर सत्कार कर रही थीं और मिस्टर जौहरी आराम कुर्सी पर लेटे इस जनसमूह को घृणा और भय की दृष्टि से देख रहे थे। सहसा सभापति महाशय अपने एक किराए के तांगे पर आते दिखाई दिए। चारों तरफ हलचल मच गई। लोग उठकर उनका स्वागत करने दौड़े और उन्हें लाकर मंच पर बैठा दिया। अपटे की अवस्था कोई 30 से 35 वर्ष से अधिक न थी। दुबले पतले आदमी थे, मुख पर चिंता का गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ था, परंतु फिर भी मुख पर सरल हास्य की रेखा झलक रही थी। वह एक सादा कुर्ता पहने थे, न पाँव में जूते थे, न सिर पर टोपी। इस पतले दुबले निस्तेज प्राणी में न जाने कौन सा जादू था कि समस्त जनता उनकी पूजा करती थी। इस एक प्राणी के हाथों में इतनी शक्ति थी कि वह क्षण मात्र में सारी मिलों को बंद करा सकता था, शहर का सारा कारोबार मिटा सकता था। अधिकारियों को उसके भय से नींद न आती थी। उससे ज्यादा भयंकर जंतु अधिकारियों की दृष्टि में दूसरा न था। ये प्रचंड शासन शक्ति उस एक हड्डी के आदमी से थरथर कांपती थी, क्योंकि उसमें एक पवित्र, निष्कलंक, बलवान और दिव्य आत्मा का निवास था। अपटे ने मंच पर खड़े होकर पहले जनता को शांतचित्त रहने और अहिंसा व्रत पालन करने का आदेश दिया, और फिर देश में राजनीतिक स्थिति का वर्णन करने लगे।
सहसा उनकी दृष्टि सामने मिस जोशी के बरामदे की ओर गई तो उनका प्रजा दुख से पीड़ित हृदय तिलमिला उठा। यहाँ अनगणित प्राणी अपनी विपत्ति की फरियाद सुनने के लिए जमा थे और वहाँ मेजों पर चाय और बिस्कुट, मेवे और फल, बर्फ और शराब की रेल पेल थी। जीवन में पहली बार अपने की जबान काबू से बाहर हो गई। वे मेघ की भांति गरज कर बोले, इधर तो हमारे भाई दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं और उधर अनाज पर कर लगाया जा रहा है, केवल इसलिए कि राजकर्मचारियों के हलवे पूरी में कमी न हो। किसान जो छाती फाड़कर धरती से धन निकालते हैं भूखे मरते हैं, और वे लोग जिन्हें हमने अपने सुख और शांति की व्यवस्था करने के लिए रखा है, वे हमारे स्वामी बने हुए शराबों की बोतलें उड़ाते हैं। कितनी अनोखी बात है कि स्वामी भूखों मरें और सेवक शराबें उड़ाएं, मेवे खाएं, जापान और स्पेन की मिठाइयाँ खाएं। ये किसका अपराध है? क्या सेवकों का? नहीं, कदापि नहीं, ये हमारा ही अपराध है, क्योंकि हमने अपने सेवकों को इतना अधिकार दे रखा है। आज हम सबको एक साथ उच्च स्वर में कह देना चाहते हैं कि हम ये क्रूर और कुटिल व्यवहार नहीं सह सकते। ये हमारे लिए असह्य है कि हम और हमारे बाल बच्चे दानों को तरसें और कर्मचारी लोग विलास में डूबे हुए हमारे करूण क्रंदन की जरा भी परवाह न करें। यह असह्य है कि हमारे घरों में चूल्हे न जलें और कर्मचारी लोग थिएटरों में ऐश करें, नाच रंग की महफिलें सजाएं, दावतें उड़ाएं और वेश्याओं पर दौलत की वर्षा करें। संसार में और ऐसा कौन सा ऐसा देश होगा जहां प्रजा तो भूखी मरती हो और प्रधान कर्मचारी अपनी प्रेम क्रीड़ा में मग्न हो, जहां पाक साफ स्त्रियां गलियों में ठोकरें खाती फिरती हो और वेश्याएं आमोद प्रमोद के नशे में चूर हों। एकाएक सशस्त्र सिपाहियों के दल में हलचल पड़ गई, क्योंकि मिस जोशी के बरामदे से उनका अफसर हुक्म दे रहा था, सभा भंग कर दो, नेताओं को पकड़ लो, कोई न जाने पाए। यह विद्रोहात्मक व्याख्यान है। मिस्टर जौहरी ने पुलिस के अफसर को इशारे पर बुलाकर कहा, और किसी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, अपने को ही पकड़ो, वही हमारा शत्रु है। पुलिस ने डंडे चलाने शुरू किए और कई सिपाहियों के साथ जाकर अफसर ने अपटे का गिरफ्तार कर लिया। जनता ने त्योरियां बदलीं। अपने प्यारे नेता को यूं गिरफ्तार होते देखकर उनका धैर्य हाथ से जाता रहा। लेकिन उसी वक्त अपटे की ललकार सुनाई दी, तुमने अहिंसा व्रत लिया है और अगर किसी ने उस व्रत को तोड़ा तो उसका दोष मेरे सिर होगा। मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि अपने अपने घर जाए। अधिकारियों ने जो किया वो हम समझते थे। इस सभा से हमारा जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया। हम यहाँ हंगामा करने नहीं, केवल संसार की नैतिक सहानुभूति प्राप्त करने के लिए जमा हुए थे और हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। एक क्षण में सभा भंग हो गई और अपटे पुलिस की हवालात में भेज दिए गए। मिस्टर जौहरी ने कहा, बच्चा बहुत दिनों के बाद पंजे में आया है, राजद्रोह का मुकदमा चलाकर कम से कम 20 साल के लिए अंडमान भेजूंगा। मिस जोशी, इससे क्या फ़ायदा होगा? मिस्टर जौहरी बोले, क्यों, क्या उसको अपने किए की सज़ा नहीं मिल जाएगी? ये सुनकर मिस जोशी बोली, लेकिन सोचिए हमें उसका कितना मूल्य देना पड़ेगा। अभी जिस बात को गिने गिनाए कुछ लोग जानते हैं वह सारे संसार में फैलेगी और हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप अखबारों में संवाददाताओं की जबान तो नहीं बंद कर सकते। ये सुनकर मिस्टर जौहरी जोश में बोले, नहीं, कुछ भी हो, मैं इसे जेल में सड़ाना चाहता हूँ। कुछ दिनों के लिए तो चैन की नींद नसीब होगी, बदनामी से डरना ही व्यर्थ है। हम प्रांत के सारे समाचार पत्रों को अपने सदाचार का राग अलापने के लिए मोल ले सकते हैं। हम प्रत्येक लांछन को झूठ साबित कर सकते हैं, अपने पर मिथ्या दोषारोपण का अपराध लगा सकते हैं। मैं आपको इससे सहज उपाय बतला सकती हूँ। मिस जोशी बोली, आप अपने को मेरे हाथ में छोड़ दीजिए। मैं उससे मिलूंगी और उन यंत्रों से जिनमें मैं माहिर हूँ का प्रयोग करके उसके आंतरिक भावों और विचारों की थाह लेकर आपके सामने रख दूंगी। मैं ऐसे प्रमाण खोज निकालना चाहती हूँ जिनके उत्तर में उसे मुंह खोलने का साहस न हो और संसार की सहानुभूति उसके बदले हमारे साथ हो। चारों ओर से यही आवाज आए कि यह कपटी और धूर्त था और सरकार ने उसके साथ वही व्यवहार किया है जो होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह षड्यंत्रकारियों का मुखिया है और मैं इसे सिद्ध कर देना चाहती हूँ। मैं उसे जनता की दृष्टि में देवता नहीं, राक्षस के रूप में दिखाना चाहती हूँ।
ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसे मैं अपने वश में ना कर सकूं। ये सुनकर मिस्टर जौहरी बोले, अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम ये काम पूरा कर दिखाओगी, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो केवल उसे दंड देना चाहता हूँ। तो ठीक है, मिस जोशी बोली, आप हुक्म दे दीजिए कि अपटे को इसी वक्त छोड़ दिया जाए। और तो और जनता पर भी इस व्यवहार का बहुत अच्छा असर पड़ेगा। लोग समझेंगे कि सरकार ने जनमत का सम्मान किया है। फिर मिस्टर जौहरी बोले, लेकिन तुम्हें उसके घर जाते लोग देखेंगे तो मन में क्या कहेंगे? मैं नकाब डालकर जाऊंगी, किसी को कानो कान खबर न होगी। मिस जोशी पूरे जोश में बोली। ये सुनकर मिस्टर जौहरी बोले, मुझे तो अब भी भय है कि वह तुम्हें संदेह की दृष्टि से देखेगा और तुम्हारे पंजे में न आएगा, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो आजमा कर देख लो। दोस्तों, क्या अपटे मिस जोशी के बहकावे में आएगा? क्या सभापति अपटे अपनी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत, लोग का प्यार सब कुछ एक औरत के लिए कुर्बान कर देंगे? ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।